गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल व्हाट्स ग्रेट क्लासेस पर स्वागत है। आप लोगों को जैसा कि पता है कि हम लोग पिछली क्लास में से ही एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट किए थे, प्राचीन इतिहास स्टार्ट किए थे, जिसमें कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। ठीक है, तो आइए हम लोग का पढ़ने का पैटर्न, जैसा कि आप लोग को पता है कि पहले क्या आप जानते हैं, में कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक के बाद फिर क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग 2 वीडियो में पूरा करेंगे, 2 लेक्चर में पूरा करेंगे। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हम वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल को हम लोग पहले वीडियो में पढ़ेंगे, दूसरे वीडियो में उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं, में कुछ क्वेश्चन जो इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता था? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल तथा सूक्तियाँ हैं? ठीक है, और ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण या यज्ञ संपन्न करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? फिर है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? ओके, उसके बाद क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? ठीक, तो कौन सी नदी थी, इसके बारे में अगर आप लोग जान रहे तो ठीक है, नहीं जान रहे तो आगे हम लोग पढ़ेंगे और इसका उत्तर हम लोग को पढ़ने के बाद खुद मिल जाएगा। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वैदिक काल। तो सबसे पहले वैदिक काल के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग वैदिक शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे और वैदिक आर्य सभ्यता के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद कहाँ इनका मूल निवास था, इसके बारे में पढ़ेंगे आर्यों का। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। ठीक, तो जो वैदिक सभ्यता है कब विकसित हुई? तो जब सिंधु सभ्यता क्या हुआ, सिंधु सभ्यता का जब पतन हुआ, उसके बाद जो नई सभ्यता क्या हुई, विकसित हुई, उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना लगा। ठीक, ठीक है, तो जो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन सभ्यता का विकास हुआ, उसी को हम लोग वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब आर्य शब्द और वैदिक सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले वैदिक शब्द किससे बना है या वैदिक शब्द का अर्थ क्या है? तो वैदिक शब्द का अर्थ वेद से है, जिसका अर्थ वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, तो वैदिक शब्द किससे बना है? वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। और उसके बाद आर्य शब्द का अर्थ होता है, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, श्रेष्ठ, कुलीन या एक उत्तम व्यक्ति। क्या होता है? श्रेष्ठ, कुलीन या उत्तम व्यक्ति। आर्य कहाँ से आए हैं, इसके विषय में विभिन्न इतिहासकारों का विभिन्न मत है। ठीक है, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट हमने मेंशन किया है और ऊपर मेंशन किया और नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट लोगों का मेंशन किया, जो एग्जाम में पूछता है उसको हमने पहले कर दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आर्यों का मूल निवास में क्या है? आर्यों के मूल निवास में लोगों के बीच मतभेद है, इतिहासकारों के बीच मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि कहाँ से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं, कुछ लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव से आए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि तिब्बत से आए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कश्मीर तथा हिमालय क्षेत्र से आए हैं, कुछ का कहना है सप्त सिंधु प्रदेश, ब्रह्मर्षि देश, जर्मनी, हंगरी इत्यादि जगहों से आए हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके किसका क्या कहना है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि किसने कहा कि मध्य एशिया से, आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। तो किसने कहा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो पहला मध्य एशिया से किसने कहा? मैक्स मुलर ने कहा कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए हैं। ठीक, नेक्स्ट उत्तरी ध्रुव से किसने कहा? उत्तरी ध्रुव से कहा कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है, तो ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य कहाँ से आए थे?
तिब्बत से आए थे। याद रखिए तीनों इम्पॉर्टेंट है। मध्य एशिया मैक्स मुलर, उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक, तिब्बत से कौन किसने कहा कि आर्य तिब्बत से आए थे? दयानंद सरस्वती। उसके बाद कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र से किसने कहा कि आए थे? कश्मीर एवं हिमालय क्षेत्र से एडी कल ने कहा कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे? कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र से आए थे। ठीक है। और फिर उसके बाद डॉक्टर अविनाश चंद्र दास कहें कि सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे। पंडित गंगानाथ झा कहें कि ब्रह्मर्षि देश से आए थे। गार्डन चाइल्ड ऑफ नेहरिंग कहें कि दक्षिणी ध्रुव से आए, दक्षिणी रूस से आए थे कौन? आर्य। ठीक है। उसके बाद जर्मनी से हर्ट एवं पेंका ने कहा कि आर्य जो है जर्मनी से आए थे। ठीक है। और गाइल्स ने कहा कि आर्य कहाँ से आए थे? हंगरी से आए थे। ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ तक हमारे को ये और बार बार हमको रिवाइज कर याद करना होगा। ठीक है, याद कर लीजिए। उसके बाद आइए वैदिक सभ्यता का विभाजन या वैदिक काल का विभाजन। तो वैदिक काल को हमने जैसे पहले ही बता दिया कि वैदिक काल को हम लोग दो भागों में विभाजित किए थे। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को 1500 से 1000 ईसा पूर्व को हम लोग ऋग्वैदिक काल में कहते हैं और उत्तर वैदिक काल को हम लोग 1000 से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ठीक है। तो आइए आज के वीडियो में हम केवल ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हमारा उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे और इसको हम लोग उसी में क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है। तो आइए ऋग्वैदिक काल को देखते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमने मेंशन किया है और कुछ जो है हम बताएंगे, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। तो आइए ऋग्वैदिक काल में क्या है कि लोहे का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में ऋग्वैदिक काल का उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है, उसी प्रकार ऋग्वैदिक काल में भी लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो वहाँ पे लोहे का उल्लेख हमको मिलने लगता है। ठीक है। और ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतया ऋग्वेद से ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है? तो ऋग्वेद से। इसके इतिहास के बारे में हमको ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्तियाँ हैं। ये इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है कि कितने मंडल और कितने सूक्तियाँ हैं। ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। ऋग्वैदिक काल में 10 मंडल एवं 1028 सूक्तियाँ हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है जो टोटल ऋग्वैदिक काल में टोटल 10 मंडल थे। ठीक है। जिसमें से 2 से 7 ठीक है, जिसमें से 2 से 7 प्राचीन मंडल माने जाते हैं। ठीक है। और 1, 9 और 1, 8, 9, 10 ये जो है कि बाद में जोड़े गए हैं, इसलिए इसको नवीन मंडल माने जाते हैं, या फिर कह सकते हैं 2 से 7 तक क्या है? प्राचीन मंडल है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट नीचे हम लोग पूरे मंडल के बारे में देखेंगे। 1 से 10 मंडल के बारे में हम लोग देखेंगे और इसके रचयिता के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। आइए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऋग्वैदिक काल में जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद में तृतीय मंडल से। और तृतीय मंडल का जो है तृतीय मंडल का रचयिता कौन है? तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? तो तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। और ऋग्वेद में तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र जो सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है। जो सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता के। किस मंडल में पाया जाता है? तृतीय मंडल। तृतीय मंडल की रचना किसने किया था? तो तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद के 9वें मंडल में सभी 114 मंत्र हैं। ठीक है, जो सोम को समर्पित है। ठीक है, किसको समर्पित है? सोम को समर्पित 9वें मंडल में। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल में है उसमें पहले प्रारंभ में क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का ही उल्लेख है। ठीक है। जो शूद्र का शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल जो बाद में मिला है, बाद में जोड़ा गया है, उसमें मिलता है। ठीक है।
10वें मंडल में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वालों को क्या कहते थे? होता नहीं, होत्री कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? ऋग्वेद में जो बार, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले या मंत्रों के उच्चारण करने वालों को क्या कहा जाता था? तो होत्री कहा जाता था। ठीक, और ऋग्वैदिक काल के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। ठीक, ये VIP है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। होत्री भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ठीक, और 9वें मंडल में ये भी पूछा था, ऋग्वेद के 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो सोम को समर्पित है। और ये भी पूछा जाता है गायत्री मंत्र का किस मंडल में उल्लेख किया गया है? तो तृतीय मंडल में। ठीक, सब जो बाद में जोड़े गए, तो बाद में जोड़े गए जो हैं वो कौन कौन है? तो 1 और फिर 8, 9, 10। ठीक है, आइए देखते हैं ऋग्वेद के मंडल एवं उसके रचयिता। ठीक है, तो मंडल 1 के रचयिता, ऋग्वेद के रचयिता कौन है? तो सबसे पहले ऋग्वेद के रचयिता में प्रथम मंडल। ठीक, एक या प्रथम मंडल में इसमें पूछता है जो दीर्घतमा, ठीक, अगस्त, ठीक, मेघातिथि, पराशर, ये सब थे। ठीक है, द्वितीय मंडल में गृत्समद, कौन थे? गृत्समद। ठीक है, तृतीय मंडल में विश्वामित्र तृतीय मंडल, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि, और इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, और चतुर्थ मंडल वामदेव। ठीक, चतुर्थ मंडल वामदेव। पंचम मंडल में है कौन? अत्रि। ठीक, पाँचवें मंडल में अत्रि, 5वें मंडल के रचयिता अत्रि हैं। छठवें मंडल के रचयिता भारद्वाज। 7वें मंडल के रचयिता, छठवें मंडल के रचयिता भारद्वाज। 7वें मंडल के रचयिता वशिष्ठ। 8वें मंडल के कण्व और भृगु। ठीक, भृगु बार बार पूछता है, जो भृगु पूछता है। ठीक है, किसमें? 8वें मंडल में कण्व एवं भृगु, और अंगिरा भी हैं। 9वें मंडल, जैसा कि 9वां मंडल हमने बताया किसको? सोमदेव। टोटल 114 हैं, जो कि सोम को समर्पित है। ऋषिगण। ठीक, 9वें मंडल में इसमें ऋषिगण मतलब कह सकते हैं आंगिरस थे और काश्यप थे। ठीक है, आंगिरस और काश्यप थे। 10वें मंडल के रचयिता त्रित, इंद्राणी, सची। ठीक है, कौन कौन थे 10वें मंडल के रचयिता? त्रित, विमद, इंद्र, श्रद्धा, कामायनी, इंद्राणी, सची। तो त्रित, इंद्राणी, सची। अब इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? तो इसमें से इम्पोर्टेंट है आपके दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, 5वां, 6वां, 7वां। ठीक है, ये जो सबसे पुराने मंडल हैं, सातों इम्पॉर्टेंट है। जिसमें 7वें मंडल में आपको पता है कि वशिष्ठ, 7वें मंडल का रचयिता वशिष्ठ, 6वें का भारद्वाज, 5वें का अत्रि, चौथे का वामदेव, तीसरे का विश्वामित्र, दूसरे का गृत्समद। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट देखते हैं ऋग्वेद काल की नदियाँ। ठीक, तो ऋग्वेद काल की नदियाँ में हम लोग देखेंगे तो ऋग्वेद काल में नदियों का जो उल्लेख हुआ है, तो उसमें जो उल्लेख मिलता है उसमें से 4 नदियों का उल्लेख, अफगानिस्तान के 4 नदियों का उल्लेख मिलता है, और 7 नदियों का उल्लेख सप्तसंधव के नाम से जिसे जानते हैं, 7 नदियों का उल्लेख, भारत की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो उसमें आइए देखते हैं हम लोग कुछ नदियों के नाम, प्राचीन नाम। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उसका प्राचीन नाम क्या है। प्राचीन नाम दे देगा आधुनिक नाम, या आधुनिक नाम दे देगा प्राचीन नाम पूछेगा। ठीक है, तो प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। तो कुंभू का आधुनिक नाम कुर्रम, कुंभा का आधुनिक नाम काबुल, वितस्ता, झेलम, आस्किनी, चिनाब, पुरुषड़ी, रावी। ठीक है, ये जिसमें से ये कुंभू और कुंभा या कुर्रम या काबुल अफ़गानिस्तान की नदियां हैं। ये दोनों कहाँ की नदियां हैं? अफ़गानिस्तान की नदियां हैं। ठीक है, ये और ये इसका प्राचीन नाम कुर्रम और काबुल का आधुनिक नाम है, जिसके प्राचीन नाम क्रुभू और कुंभा है। ये दोनों क्या हैं? अफ़गानिस्तान की नदियां हैं। ठीक है, ये दोनों अफ़गानिस्तान की नदियां हैं।
नेक्स्ट वितस्ता, आपको पता है, बताएं अभी। झेलम अस्किनी को क्या कहते थे? चिनाब। पुरुषड़ी को रावी। सतुद्री को सतलज, सतुद्री को सतलज कहा जाता था। ठीक है। विपाशा, व्यास, ये इंपॉर्टेंट है। अस्किनी, चिनाब, पुरुषड़ी, रावी, सतुद्री, सतलज, सतलुज या विपाशा, व्यास, सदानीरा, गंडक, ये चारों पांचों नदियाँ क्या हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछी जाती हैं, लगभग बहुत बार पूछी जा चुके हैं। आप लोग अगर पेपर किसी एग्जाम का उठा के देखें तो बार बार पूछी जाती हैं। दृश्यद्योति, दृश्यद्योति का नाम घग्गर, दृश्यद्योति का घग्गर। गोमती का गोमल, सुस्वाद का स्वाद। अब देखिए, गोमती और सुस्वाद भी ये दोनों नदियाँ क्या हैं? अफ़गानिस्तान की हैं। तो अफ़गानिस्तान की 4 नदियाँ कौन कौन, हमने पहले ही बताया था, वैदिक काल में या वैदिक सभ्यता में 4 नदियाँ जो हैं, अफ़गानिस्तान के 4 नदियों का उल्लेख मिलता है। तो जिसमें पहला कौन सी नदी है? पहला नदी आपका क्या है? क्रुमु कुंभा। क्रुमु का आधुनिक नाम क्या है? कुर्रम। ठीक है। कुंभा का काबुल। ठीक। और सुस्वाद का स्वाद। ठीक है। सुस्वाद का स्वाद और गोमती का गोमल। ओके। तो ये 4 नदियाँ जो हैं अफ़गानिस्तान की, और बाकी सब कहाँ की? भारत की, हिंदुस्तान की। ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं सिंध। सिंध ही था। और सरस्वती, सरस्वती। दृश्यद्योति को किस नाम से? घग्गर के नाम से। सुषमा, सोहन, हालांकि ये सब पूछता नहीं उतना। मुरुदवृद्धा, मुरुवर्मन। ओके। आते हैं, इसको याद कर लीजिए, जिसमें से ये इम्पॉर्टेंट है। वितस्ता, झेलम, अस्कनी, चिनाब, पुरुषड़ी, रावी, सतुद्री, सतलज, विपाशा, ब्यास, सदानीरा, गंडक। ठीक। ये इतना इम्पॉर्टेंट है। ये हम बता चुके हैं कि अफ़गानिस्तान के 4 नदियों का उल्लेख मिलता है, और चारों नदियों के नाम भी बता दिए हैं, और एक बार फिर से बता दे रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है। तो उसमें है क्रुमु, कुर्रम, फिर कुंभा, काबुल, आधुनिक नाम काबुल, फिर उसके बाद सुस्वाद, सुस्वाद स्वाद, गोमती, गोमल। ठीक। प्राचीन और आधुनिक नाम हमने बता दिया। ऋग्वेद में सप्तसंध्या प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। 7 नदियों का प्राचीन और आधुनिक नाम हम बता चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है कुछ देखते हैं कि सर्वाधिक बार, मतलब ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक बार या सबसे अधिक बार किसका नाम का उल्लेख मिलता है? तो सिंधु घाटी का नाम, सिंधु नदी का नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है। सिंधु नदी को ही क्या कहते थे? हिरण्यनी कहते थे। किस नाम से जाना जाता था सिंधु नदी को? हिरण्यनी। क्यों कहा जाता था? क्योंकि यह आर्थिक महत्व से बहुत इम्पॉर्टेंट थी, इस कारण इस नदी को हिरण्यनी कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद सबसे जो पवित्र नदी माना जाता था ऋग्वेद में, वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल में, तो किसको माना जाता था? सरस्वती नदी को माना जाता था, जिसे किस नाम से? मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा के नाम से जाना जाता था। ठीक है। यहाँ तक हो गया। सरस्वती को किस नाम से जाना जाता? सबसे पवित्र नदी सरस्वती। सरस्वती को किस नाम से? मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा नाम से जाना जाता था। ठीक। ओके। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है, और गंगा नदी का, ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में 3 बार गंगा नदी का उल्लेख, यमुना नदी का 3 बार और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है। ओके। आइए, कुछ जो टर्म है वो यूज किए गए थे उस टाइम, ये सब नाम यूज किए जाते थे, जिसके बारे में हम लोग पढ़ लें और इसको समझ लें कि वो किस भारत में किस क्षेत्र की बात की जा रही है। ठीक है। जैसे कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि ब्रह्मर्षि देश किस क्षेत्र को कहा जाता था, तो इसके बारे में हम लोग अगर देख लेंगे तो एक बार क्लियर रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है। शायद कभी पूछ दे, इसके लिए इसीलिए हमने इसको मेंशन कर दिया। ठीक। तो ब्रह्मर्षि देश, गंगा यमुना के 2 आप लोग जियोग्राफी में पढ़े होंगे, भूगोल में पढ़े होंगे कि 2 आप क्षेत्र किसे कहते हैं? तो 2 आप क्षेत्र 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। जैसे ये नदी है, ये नदी है, यहाँ आके मिल रही है। ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र को, जो बीच वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? 2 आप क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। तो ब्रह्मर्षि देश में गंगा तथा यमुना के 2 आप एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश कहा गया। ठीक। तो गंगा यमुना आप देख लीजिए मैप में, जहाँ जिस क्षेत्र से गुजरी हुई है उस क्षेत्र को क्या कहा गया? ब्रह्मर्षि देश कहा गया। मध्य देश हिमालय और विंध्याचल
पर्वतों के बीच के क्षेत्र को मध्य देश कहा गया। ठीक, कब कहा गया? वैदिक सभ्यता में या फिर ऋग्वैदिक सभ्यता में, ऋग्वैदिक काल में। ठीक है। फिर सप्त सिंधु प्रदेश भारत का पश्चिमी क्षेत्र, जहाँ से 7 नदियों का उल्लेख मिलता है, जो 7 नदियाँ हमने बताया अभी। कौन कौन माना? चिनाब, व्यास, रावी, झेलम, ठीक, सतलज, घग्गर, ये सब नदियाँ जहाँ से गुजरती हैं, तो कहाँ से गुजरती हैं? आप लोग को पता है कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र से गुजरती हैं, जिसे हम सप्त सिंधु प्रदेश कहते थे उस टाइम वैदिक सभ्यता में। ठीक, तो नेक्स्ट उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और उसी में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक, तो इस आज का भी क्वेश्चन और उत्तर वैदिक काल का भी क्वेश्चन हम लोग उसमें कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने सोचा कि इसको 2 पार्ट में बांट दें। जो भी बड़ा लेक्चर होगा, जो भी बड़ा चैप्टर होगा, उसको हम लोग 2 या 3 भाग में करके पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, बाय।